नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका एलिवेट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर कर सकें। बीईओ, यूपीएसआई, एनटीपीसी जैसे एग्जामों में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने इस सीरीज का पहला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन काम को मंजूरी दी है, यह किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने अगरबत्ती बनाने के लिए और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन की प्रारंभ किया है। अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का प्रारंभ करने वाले कौन हैं? नितिन गडकरी जी। और नितिन गडकरी किस मंत्रालय के अध्यक्ष हैं दोस्तों? तो यह है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं और खादी ग्रामोद्योग के मंत्री हैं। तो नितिन गडकरी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन काम को मंजूरी दी है, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन है आपके पास वित्त मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो नितिन गडकरी जी खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, अतः यह जो मिशन चलाया गया है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, यह चलाया गया है खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय के द्वारा। और खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? तो यह काम करता है एमएसएमई, इसको आप जानते हैं दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के नाम से। इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अधीन कार्य करता है खादी ग्रामोद्योग, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। उनके द्वारा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य से किया गया है? तो अधिक से अधिक अगरबत्ती भारत में बन सके, इस उद्देश्य से किया गया है। और भारत में जो युवा बेरोजगारी है उसको कम करके अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यदि बात करें दोस्तों भारत में प्रतिदिन खपत होने वाले अगरबत्ती की, तो प्रतिदिन भारत में 1490 मेगा टन अगरबत्ती की खपत होती है। यह प्रतिदिन का व्यय है दोस्तों। प्रतिदिन जो भारत में अगरबत्ती की खपत होती है वह 1490 मेगा टन होती है। जबकि भारत में कितनी अगरबत्तियां प्रतिदिन बनती हैं? तो इसका आंकड़ा है दोस्तों 460 मेगा टन। मात्र 460 मेगा टन अगरबत्तियों का निर्माण ही भारत में हो पाता है। बाकी अगरबत्तियों को विदेशों से आयात किया जाता है, चीन से मंगाया जाता है, वियतनाम से मंगाया जाता है, अन्य देशों से अगरबत्तियों को भारत मंगाया जाता है, जिससे अगरबत्ती की खपत को पूरा किया जा सके। तो इस उद्देश्य से कि भारत अगरबत्ती निर्माण में आगे आ सके, या यह जो 1490 मेगा टन खपत है इस खपत को पूर्ण कर सके, इस आशा से, इस उद्देश्य से खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का प्रारंभ किया है माननीय नितिन गडकरी जी ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में प्रतिदिन खपत का जो अनुमानित आंकड़ा है वह 1490 मेगा टन है। भारत कितना निर्माण करता है? 460 मेगा टन। तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक अगरबत्तियों का निर्माण करना और उसके साथ ही साथ रोजगार में बढ़ोतरी करना है। तो यह मुख्य उद्देश्य है दोस्तों खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का। अब एक नजर डाल लेते हैं खादी ग्रामोद्योग के ऊपर दोस्तों। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग का जो गठन हुआ था वह वर्ष 1965 में हुआ था, संसद के एक अनुमोदन के बाद, कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, जिसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग का गठन वर्ष 1965 में किया गया है। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह है विनय कुमार सक्सेना जी। इन सभी पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग के जो अध्यक्ष हैं वह है विनय कुमार सक्सेना जी, इसको नोट कर लीजिए। और यदि पूछा जाए आपसे कि खादी ग्रामोद्योग का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।
इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्ष 1965 में हुई। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी। खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इतने प्रश्न बनते हैं दोस्तों सिर्फ पहले प्रश्न से। नितिन गडकरी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, जिसे हम काम के नाम से जानते हैं, इसको मंजूरी दी है। तो यह पहले प्रश्न का सार हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 6वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया? दोस्तों अभी बहुत ही जल्द यह चर्चा का विषय था, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। यह एक योजना है जिसके द्वारा कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 11वीं तक के बच्चों को विज्ञान विषय के प्रति आकर्षित किया जा सके, उनके बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके। इस उद्देश्य से विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया गया। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा यह मिशन चलाया गया या विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की गई? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक या संजय धोत्रे। तो जितने ऑप्शंस हैं दोस्तों एक बार ऑप्शंस पे देख लीजिए। यदि आप डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ भूमि मंत्रालय भी देखते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान के भी मंत्री हैं। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विज्ञान एवं भूमि विज्ञान के मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। और निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो यह वित्त मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए तो यह भी शिक्षा मंत्री हैं। संजय धोत्रे की बात की जाए तो ये राज्य शिक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, क्योंकि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय के मंत्री हैं और इसीलिए इनके द्वारा ही बच्चों के बीच में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक अभी जल्द ही एक नया अभियान चलाया गया था सर्ब के द्वारा, SERB इसका नाम है दोस्तों। सर्ब के द्वारा चलाया गया था एक्सेलरेट विज्ञान नाम का एक अभियान, जिसके द्वारा बच्चों में विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने का कार्य किया गया था। और सर्ब की यदि बात की जाए तो सर्ब है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो जो एक्सेलरेट विज्ञान अभियान चलाया गया दोस्तों वह सर्ब के द्वारा चलाया गया, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा चलाया गया। जबकि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री के अतिरिक्त भी विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ हमारा जो पहला प्रश्न था खादी ग्राम उद्योग के बारे में दोस्तों, जिसको हम पहले MSME के नाम से जानते थे, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका नाम हाल ही में बदलकर उद्यम कर दिया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आपको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको सीधे सीधे उद्यम मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और उद्यम मंत्रालय के लिए किए गए बातों का प्रावधान भी बदल दिया गया है कि सूक्ष्म लघु उद्योग किस श्रेणी में रखे जाएंगे, मध्यम उद्योग किस में रखे जाएंगे, लघु किस में रखे जाएंगे। तो इनके लिए निवेश की भी दर बदल दी गई है और टर्नओवर की भी बदल दी गई है। तो यदि हम माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो इनमें रुपए 1 करोड़ के से कम का जो निवेश होगा उसे हम माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि लघु उद्योगों के अंतर्गत रखेंगे। और जिनका वार्षिक टर्नओवर जो होगा वह 5 करोड़ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस उद्योग का जो निवेश होगा वह रुपए 1 करोड़ से कम होगा उसको हम लघु उद्योग के नाम से जानेंगे। जिनका जो निवेश होगा वह 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ के मध्य होगा उसको हम सूक्ष्म उद्योग के नाम से जानेंगे। और जिनका
जो निवेश होगा वह 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक होगा, उसको 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक होगा, उसको हम मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। तो याद रखिएगा कि एमएसएमई का नाम भी परिवर्तित करके उद्यम मंत्रालय कर दिया गया है, जबकि विद्यार्थी विज्ञान मंथन का 2020-21 का प्रारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया और एक अन्य एक्सेलरेट विज्ञान नाम का अभियान चलाया गया था सर्ब के द्वारा, जिसका पूर्ण रूप होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो यह हो गया दोस्तों दोनों क्वेश्चंस का सार। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? जो प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके द्वारा देश के सभी लोगों को वित्तीय समावेशित करने का एकमात्र लक्ष्य रखा गया था। इसका यह लक्ष्य था कि भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। जैसे कि जब सरकार कोई योजना चलाती है तो उस योजना का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता था, तो उन्हीं लाभों को किसानों के खातों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था और अब तक यह जो है 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो जनधन योजना का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने सभी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जनधन योजना का प्रारंभ किया था। यानी कि यदि आप लॉन्च डेट की बात करें कि कब इसको शुरू किया गया, तो 15 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया। और यदि आप इसके लागू होने की बात करें कि कब से जनधन योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, खाता खुलना शुरू हुआ, तो वह है दोस्तों 28 अगस्त। 28 अगस्त 2014 से जनधन योजना का खाता खुलना शुरू हुआ था। तो यह दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 2014। यदि आपसे पूछा जाए कि जनधन योजना के तहत खाते खुलने कब प्रारंभ हुए, तो 28 अगस्त 2014। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जनधन योजना खाता खुलने का प्रावधान स्टार्ट किया गया था, इसका जो मुख्य कार्य था दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ देश के समस्त लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया था, जिससे सभी तक सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते तक पहुंचाया जा सके। इसी के उद्देश्य से जनधन योजना का प्रारंभ वर्ष 2014 में 15 अगस्त से प्रारंभ किया गया और खाते खुलने का प्रावधान 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप जनधन योजना के अध्यक्ष की बात करें, तो इस समय देवाशीष पांडा जी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। जनधन योजना का जो कार्यभार देख रहे हैं उसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा जी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में गैलापागोस द्वीप समाचारों में देखा गया, इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है? दोस्तों सबसे पहली चीज तो जो गैलापागोस द्वीप है, इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में एक द्वीप है गैलापागोस द्वीप। इसको नोट कर लीजिएगा कि यह द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। इसके समाचारों में रहने का कारण क्या है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर के अधीन है गैलापागोस द्वीप। तो एक बार क्या हुआ, हाल ही में इक्वाडोर ने अपने गैलापागोस द्वीप के चारों तरफ 260 चीनी जहाज देखे मछली पकड़ने वाले, और उसने इसकी वजह से असुविधा व्यक्त किया कि जो इसके चारों तरफ 260 चीनी जहाज मछली मारने के लिए एकत्रित हुए हैं, इनका उद्देश्य उचित नहीं है, और इस वजह से इक्वाडोर ने इन पे आपत्ति दर्ज कराई, जिसकी वजह से गैलापागोस द्वीप समाचारों में देखा गया। और गैलापागोस और इक्वाडोर के बीच की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर की है दोस्तों। यदि आप गैलापागोस द्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर इस द्वीप का क्षेत्रफल है। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों कि लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर गैलापागोस द्वीप का क्षेत्रफल है।
तो दोस्तों यह हो गया दूसरे प्रश्न का पूरा आंसर कि हाल ही में गैलापागोस द्वीप समाचारों में देखा गया। इस द्वीप पर किसका अधिकार है? तो इस पर इक्वाडोर का अधिकार है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसके अधीन है गैलापागोस द्वीप, जिसके चारों तरफ अभी जल्द ही 260 चीनी मछलियां मारने वाले जहाजों को देखा गया, जिस पर इक्वाडोर ने आपत्ति जताई है और असुविधा व्यक्त की है, और उसी की वजह से गैलापागोस द्वीप चर्चा का विषय रहा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज की श्रृंखला का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न तो बहुत ही पुराना है, फिर मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में क्यों लेके आया हूं? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी अपना महत्व है, क्योंकि अभी हाल ही में जिन्होंने इसका नारा दिया था उनका 100वां पुण्यतिथि मनाया गया है, 100वीं पुण्यतिथि मनाया गया है, जिसकी वजह से यह चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या भगत सिंह। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपको याद होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जैसे कार्य किए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था वह दिल्ली चलो था। लाला लाजपत राय की बात करें तो जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उस समय उन्होंने जब लाठी उनके ऊपर बरसाई जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे गिरने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो लाला लाजपत राय का यह नारा था। यदि भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहां तक कि अंग्रेजी पत्रकार इयॉन भी कहते हैं कि भारत में अशांति का जन्मदाता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका जो आंसर है वह ऑप्शन बी है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। और 1 अगस्त को दोस्तों इनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इसीलिए यह चर्चा का विषय है। 1 अगस्त 2020, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। 1 अगस्त 2020 को बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इसके उपलक्ष्य में अमित शाह जी के द्वारा, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। और उस आयोजन का जो शीर्षक है दोस्तों वह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइटल को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह टाइटल ही बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो दोस्तों इस अभियान का जो टाइटल था, 2 दिवसीय अभियान का जो टाइटल था दोस्तों, वह है स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। इसको नोट कर लीजिए, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। यही इस वेबिनार का दोस्तों शीर्षक था और यही आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो यह इसका टाइटल था जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने किया, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं दोस्तों। तो इन 5 प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और जो नोट करने की चीजें हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीजें आपको आगामी परीक्षाओं में दूसरों से बेहतर बनाएंगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।